मिस स्कॉटलैंड की फाइनलिस्ट और पेशे से एयर होस्टेस एबी ड्रेपर को एक दिन फेसबुक पर किसी डेविड ग्राहम नाम के शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। देखने में खूबसूरत इस शख्स ने एबी से बातचीत शुरू कर दी। डेविड ने खुद को एक डॉक्टर बताया और बातों बातों में सारी ऐसी वीडियोस और फोटोज दिखाई जिससे एबी को ये यकीन हो गया कि वो उसी अस्पताल में काम करते हैं जहां एबी के दादा का इलाज हुआ था। लेकिन एक दिन एबी के इस शक ने कि डेविड ग्राहम एक मर्द नहीं बल्कि एक खातून है, उनकी जिंदगी बदल दी। एबी ने अगले 10 बरस एक डिटेक्टिव की तरह डेविड ग्राहम का पर्दाफाश करने में लगा दिया और ऐसा करके उन्होंने स्कॉटलैंड के सबसे बदनाम जमाना कैटफिश को सबके सामने ला खड़ा किया। लेकिन सवाल यह है कि एडेल रे ने एबी ड्रेपर को क्यों कैटफिश कर रही थी? क्या एबी ड्रेपर उनकी वाहिद टारगेट थी? कैटफिशिंग होती क्या है, सुनिए आज के बीबीसी रीड्स में। तहरीर है स्टीवन ब्रोकले हर्स्ट की और मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। एयर होस्टेस के तौर पर एक मसरूफ ज़िंदगी गुजारने वाली एबी ड्रेपर को 2014 के आखिर में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसने अगली दिहाई के दौरान उनकी ज़िंदगी की धारा को बदल कर रख दिया। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट डेविड ग्राहम की थी जिसे वो जानती नहीं थी और जिसने कहा था कि वो उनके दादा के डॉक्टर हैं। एबी ने कहा कि प्रोफाइल तस्वीर में वो वाकई एक खूबसूरत नौजवान लगे, प्रोफाइल भी बिल्कुल रियल लग रही थी। डेविड ग्राहम के दोस्त भी थे और उन्होंने अस्पताल के अंदर अपने दोस्तों के साथ और अपनी भांजी की खूबसूरत वीडियोस भी अपने प्रोफाइल पर लगा रखी थी। लेकिन एबी की वालदा ने उन्हें बताया था कि उन्होंने डेविड को कभी अस्पताल में देखा नहीं था। इसी दौरान एबी ने एक डांस ग्रुप बनाया और उसकी वीडियोस फेसबुक पर डालना शुरू की। डेविड ने उनसे दोबारा राब्ता किया और कहा कि वो ग्लासगो के एक होटल में एक फलाही प्रोग्राम के लिए डांसर्स की तलाश में हैं। एबी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर आमादगी जाहिर की और इस चैरिटी प्रोग्राम का एक प्रोमो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उसी वक्त उन्हें एक पैगाम में खबरदार किया गया कि आप जो भी करें लेकिन डेविड ग्राहम पर भरोसा ना करें। इस पर एबी को तशवीश हुई लेकिन साथ ही उन्होंने इस पैगाम की तस्दीक का फैसला किया। एबी ने ग्लासगो के उस होटल में फ़ोन किया जहां से उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ कोई ऐसा डांस प्रोग्राम नहीं हो रहा है। खतरे की घंटी बजते ही एबी को ये जानने की जुस्तजू हुई कि आखिर ये डेविड ग्राहम असल में है कौन। डॉक्टर्स के रिकॉर्ड से पता चला कि वो डॉक्टर भी नहीं, तो आखिर वो कौन है और चाहते क्या हैं। एबी ने उनके फेसबुक प्रोफाइल पर गहराई से नज़र दौड़ाई, मुख्तलिफ ख़वातीन से पूछा कि क्या वो डेविड ग्राहम को जानती हैं और फिर उन्होंने ख़वातीन के साथ एक फेसबुक ग्रुप चैट में भी बातचीत शुरू की। एक खातून ने उन्हें बताया कि ग्राहम ने उन्हें मार्बेला में छुट्टियों के दौरान फ़ोन किया था और एक मरहले पर उन्होंने बज़ाहिर अपना फ़ोन एक एडेल नामी दोस्त को दे दिया था। 35 साल एबी कहती हैं कि वो नहीं जानती कि एडेल कौन है, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो भी स्कॉटलैंड की है और उनकी हम उम्र हैं। बाद में उन्होंने फेसबुक पर जाकर एडेल की तस्वीरें देखी जिसने उन्हें अपने दादा के अस्पताल के वार्ड तक पहुंचा दिया। एडेल एक नर्स थी। एबी के बकौल मुझे याद आया कि मैंने उसे अस्पताल में देखा था। सन 2014 के आखिर में एबी ने अस्पताल में फ़ोन किया और उन्हें बताया कि एडेल डॉक्टर बनने का ड्रामा कर रही हैं। अस्पताल वालों को इस पर यकीन नहीं आया तो फिर एबी ने पुलिस से रुजू किया। एबी के बकौल पुलिस वालों का कहना था कि कैटफिशिंग या भेस बदलना कोई जुर्म नहीं है। पुलिस ने कहा कि ऑनलाइन भेस बदलना उस वक्त तक जुर्म नहीं जब तक कोई इसके जरिए धमकी या किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। पुलिस से मायूस होकर एबी ने इस सारे मामले को फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि डेविड ग्राहम एक फर्जी किरदार है और दर हकीकत वो एडेल नामी एक खातून है। उनका इनबॉक्स जल्द ही जवाबात के साथ भर गया। एडेल को स्कॉटलैंड की सबसे ज़्यादा पुरकशिश कैटफिश समझा जाता है जिससे 100 से ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुईं। कुछ लोगों को काबिले एतराज़ तस्वीर के तबादले के ज़रिए अपने जाल में फंसाया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने राब्ता मुनक़ता किया तो उनकी तस्वीर को वायरल कर दिया जाएगा। बीबीसी की 3 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म द ब्यूटी क्वीन एंड द कैटफिश ने 6 ख़वातीन से बात की जिन्हें 15 साल के अरसे में निशाना बनाया गया था। इनमें समांथा भी शामिल हैं जिनका नाम उनकी दरख्वास्त पर तब्दील किया गया है। उन्हें 2015 में डेविड ग्राहम की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी जिसके बाद फौरी तौर पर पैगामात मौसूल हुए जिसमें उन्होंने अस्पताल में अपने गुजरे दिन और मरीजों की देखभाल से मुताल्लिक तस्वीर शेयर की।
समांथा कहती हैं कि वो एक बहुत अच्छे और गपशप करने वाले शख्स की तरह बात करती थी। समांथा के बकौल वो जल्द ही फ़ोन पर बात करने लगे और उन्हें गिफ्ट्स भी मिलने लगे। हर 2 हफ्ते में उन्हें फूल भिजवाए जाते जो हर दफ़ा एशली नामी एक खातून उन्हें पहुंचाती थी। समांथा कहती हैं कि एशली ने उन्हें बताया कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि डेविड जैसा शख्स उनका दोस्त थे। समांथा उससे मिलना चाहती थी लेकिन वो हमेशा ज़ाती तौर पर मिलने से बचने का बहाना बनाते थे। इसके बजाय उसने मुसलसल फ़ोन कॉल्स को तरजीह दी। वो सुबह 6 बजे फ़ोन करता और घंटों लाइन पर रहता, फिर दिन में टेक्स्ट करता, मज़ीद तोहफ़े और मोहब्बत भरे पैगामात भेजता। वो समांथा से कहता कि अगर उसने ये पूछा कि वो कहाँ हैं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। एक मौके पर डेविड ने एक कॉन्सर्ट में उनसे मिलने पर इत्तफाक किया। समांथा का कहना है कि जब वो कॉन्सर्ट में पहुंची तो उन्हें वहां वही खातून नज़र आईं जो उन्हें तहाइफ पहुंचाती थीं। उसने बताया कि डेविड वॉशरूम तक गया है। दोनों ने डेविड को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समांथा एशली को अपने घर ले गईं और दोबारा डेविड को फ़ोन किया। इस बार उसने जवाब दिया और माजरत की कि उसे कुछ दोस्त मिल गए थे और वो उनके साथ चला गया। ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, समांथा ने एक मंसूबा बनाया। जब डेविड ने उन्हें सालगिरह का तोहफ़ा देने का वायदा किया, उन्होंने ये तोहफ़ा अपनी वालदा के घर पहुंचाने का कहा और फिर उनकी वालदा अंधेरे में इंतज़ार में रहीं कि कौन ये तोहफ़ा लेकर आया है। वो ये तो नहीं देख पाएं कि ये तोहफ़ा देने कौन आया है, लेकिन उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जिसमें कोई ये तोहफ़ा देने आया था। समांथा फिर उस जगह पर गई जहां डेविड अपनी गाड़ी खड़ी करता था। जैसे ही गाड़ी ऊपर आई तो समांथा उससे फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन जब ड्राइवर बाहर निकला तो समांथा ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक औरत थी। उनका कहना था कि मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो वही फूल पहुंचाने वाली खातून थी। डेविड का रूप धारने वाली खातून आवाज़ तब्दील करने वाली ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। राज खुलने और पुलिस के सामने ये बात आने के बाद अडेल ने भेस बदलने का काम छोड़ दिया और डॉक्टर ग्राहम का प्रोफाइल भी डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद एबी को एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि वही प्रोफाइल सोशल मीडिया ऐप टिंडर पर मैथ्यू के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। एबी का कहना था कि वो सिर्फ दोबारा नहीं हो रहा था बल्कि ये ज़्यादा खौफनाक हो रहा था। अस्पताल में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और मजीद केसेस सामने आने के बाद पुलिस ने नवंबर 2015 में अडेल रेने को गिरफ्तार कर लिया। उनको 18 इल्ज़ामात और 10 मुतासरीन को धोखा देने का कसूरवार करार दिया गया। उन पर गैर अखलाकी चैट और 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। एडेल को दिसंबर 2017 में 22 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई और उन्हें 10 बरस तक जिनसी मुजरिमों के रिकॉर्ड में शामिल रखा गया। अडेल की कहानी को बरतानवी अखबारात में भी भरपूर जगह मिली। फिर मज़ीद दर्जनों केसेस सामने आए जिसमें मज़ीद खौफनाक इंकशाफात सामने आए। अडेल रेने को अक्टूबर 2018 में जेल से रिहा किया गया था, लेकिन महीनों के अंदर वो दोबारा पुलिस की नज़रों में आ गईं। उनके झांसे में आने वाली एक मुतासरा खातून ने एक और पुरस्कार प्रोफाइल का इंकशाफ किया। इस केस में उन्हें एक अमीर वकील का रूप धारकर ख़वातीन को अपनी बरहना तस्वीर भेजने और वरगलाने के इल्ज़ाम में सन 2019 में मज़ीद 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। रेने की वालदा क्रिस्टीन ने दस्तावेजी फिल्म में कहा कि वो अपनी बेटी की हरकतों से गमज़दा और शर्मिंदा हैं। रेने को 2021 में जब दूसरी मर्तबा रिहा किया गया तो उनकी वालदा ने महसूस किया कि वो अब सुधर जाएंगी, लेकिन अक्टूबर 2023 में उन्हें एक पैगाम में टिंडर प्रोफाइल देखने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि अंदाज़ा लगाएं ये कौन हो सकता है, और वो अडेल थी। साइबर नफ्सियात की माहिर डॉक्टर निकोला हैमिल्टन का कहना है कि ये समझना मुश्किल है कि कोई इस किस्म के रवैये में क्यों मुलविस है। उनके बकौल इसका ताल्लुक बचपन में होने वाले वाक़यात से हो सकता है। रेने की वालदा ने कहा कि उनकी बेटी को बचपन में मुख्तलिफ सदमात से गुजरना पड़ा था। एडेल रेने को गुज़िश्ता साल जनवरी में तीसरी बार जेल से रिहा किया गया था। वो अपनी आधी सज़ा पूरी कर चुकी थी। 10 दिन बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने एक पिछले टारगेट को टेक्स्ट किया जिस पे उनकी रिहाई की शराइत के तहत पाबंदी लगा दी गई थी। उन्हें चौथी बार जेल भेज दिया गया और उन्हें अपनी बाकी सज़ा के अलावा मज़ीद 100 दिन जेल में काटने का हुक्म दिया गया। रेने जो मार्च में रिहा होने वाली हैं, उन्होंने दस्तावेजी फिल्म के लिए एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है
کہ وہ معافی مانگتی ہیں اور اپنی غلطیوں کا احتساب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے معصوم خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔